जंग का बिगल बज रहा है, एक खौफनाक और तबाहकुन जंग जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लावा पक चुका और आतिफिशा किसी भी वक्त फट सकता है। ये कोई नया मार्का नहीं, ये पुरानी दुश्मनी के शोले हैं जो फिर भड़कने और हर चीज भस्म करने को बेकरार हैं। इस बार मुकाबला है टेक्नोलॉजी के दो बड़े बादशाहों के दरमियान। एक तरफ है दुनिया में तेजी से उभरता हुआ चीन और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी से हैरान कर देने वाला जापान। नाजरीन, जापान और चीन की लड़ाई बहुत पुरानी है जिसमें थोड़ा सा तातुल आ गया था, मगर अब फिर ये दोनों आमने सामने हैं। जी हाँ, ये ममालिक चीन और जापान। आप सोचना शुरू हो गए होंगे कि ये कैसे लड़ सकते हैं, तो पहले हम आपको बताते हैं कि माजी में ये कब कब लड़ते रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में जापान ने चीन के लिए बहुत से चैलेंजेस पैदा किए। 19वीं सदी में उसने चीन को मुख्तलिफ तनाज़ात में उलझाया, लेकिन 1895 में ताइवान पर जापानी कब्जे ने सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। जापान ने ताइवान को चीन पर हमले के लिए एक फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया और आम शहरियों को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। तीसरी दहाई में शाही जापानी फौज ने आम चीनी शहरियों के खिलाफ भरपूर जंग छेड़ी, लातादाद मजालिम किए और लोगों पर इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके आजमाए गए। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि जापान ने तकरीबन 15 मिलियन चीनियों को कत्ल किया, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी। नाइजिंग का कत्लेआम चीनी आज तक नहीं भूल सके, इसलिए जब भी जापान और चीन के दरमियान जंग, दुश्मनी और नफरत की खूनी तारीख का जिक्र होता है तो नाइजिंग कत्लेआम की हौलाकी तारीख के सफात को खून से रंगीन कर देती है। वो शहर जहां लाखों चीनी शहरियों का खून जापानी फौजियों ने बहाया। महीना था दिसंबर का और साल था 1937। वो लम्हा जब चीनी शहर पर कयामत तोड़ दी गई। शहर का दरो दीवार धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से लर्जा उठे। जापानी फौज तूफान भरकर चीनी शहरियों पर टूट पड़ी। चंद घंटों में नाइजिंग वालों की चीखें आसमान को हिला रही थी। जीते जागते इंसानों को आग में जलाया गया। जापानी फौज ने शहर को खून में नहला कर रख दिया। ऐसा खौफनाक कत्लेआम हुआ कि खुदा की पनाह। इज्तिमाई रेप ने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया। ऐसी लूट मार की गई कि उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हर समत लाशें थी, जला हुआ शहर था और सिर्फ तबाही ही तबाही थी। सितम बालाए सितम ये कि कत्लेआम एक दिन के लिए नहीं था। ये भयानक सिलसिला दिसंबर 1937 में शुरू हुआ और मार्च 1938 तक यूं ही जारी रहा। जापान के अक्सर मौरखीन बड़े पैमाने पर कत्लेआम की तरदीद करते रहे हैं। वो रेप और कत्ल की बात को कबूल करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद से वो इनकारी हैं। लेकिन चीनी इसे बिल्कुल नहीं भूले। चीन ने अपनी जिल्लत आमेज तारीख को दरसी कुतुब का हिस्सा बनाया और आने वाली नस्ल को बताया कि उनके मुल्क को जापानियों के हाथों कितनी जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। कहानी वहीं से शुरू करते हैं। 1945 में जापान ने चीन के सनती और ज़राई ढांचे को तबाह करके उसकी पैदावारी बुनियाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन जाते जाते जापान ने एक और चाल चली। ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन के बजाय जमहूरिया चीन के हवाले कर दिया और इस कदम ने खित्ते में तनाज़े का एक नया बीज बो दिया। और जापान ने बाद में भी सियासी मकासद के लिए इसे एक आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल किया। तवील खामोशी के बाद जापान अब दोबारा मुतहरिक हो रहा है और ताइवान के मामले में मुदाखलत करने लगा है, जो कि चीन का एक दाखिली मामला है। और ये बात जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाशी के हालिया बयान से वाज़ेह होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ताइवान पर हमला जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का सबब बन सकता है। यह बयान बैनुल अक़वामी उसूलों और अक़दार के खिलाफ है, क्योंकि ताइवान चीन का दाखिली मामला है और किसी मुल्क को चीन के मामलात में मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं है। चीन को अपने अंदरूनी मसाइल हल करने का हक और सलाहियत दोनों ही हासिल हैं। इसीलिए चीन ने जापानी वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि जो भी उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। चीन ने कभी किसी मुल्क बशमूल जापान की सलामती के लिए खतरा पैदा नहीं किया। यह जापान की कोई अचानक या गैर मुतवक्के पॉलिसी नहीं, बल्कि एक तवील तैयारी का नतीजा है। जापान अरसे से मौके का मुंतजिर था ताकि अपनी असली ख्वाहिशात को जाहिर कर सके, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद से उसे जारहाना फौजी सलाहियतें और हथियार बनाने से रोका गया था। अमेरिका की चीन मुखालिफ और चाइना थ्रेट बयानिए ने जापान को अपनी फौजी ख्वाहिशात को पूरा करने का एक और मौका फराहम कर दिया है। जापान ने निहायत चालाकी से चीन के उभार को बहाना बनाते हुए जंग के बाद पाबंदियों से बचने का रास्ता निकाला। बदलते हालात में अमेरिका, जो कभी जापान की फौजी तोसी का मुखालिफ था, अब उसको आगे बढ़ाने वाली कुव्वत बन चुका है।
यूं जापान ने मौका गनीमत जानकर अपने साम्राज्य अज़ाइम को नई शक्ल देने की कोशिश भी शुरू कर दी है। इसी मकसद के तहत जापान ने अपनी सिक्योरिटी और दिफाई पॉलिसियों की असर-ए-नौ तश्कील शुरू की है। 2013 में जापान ने कौमी सलामती की हिकमत अमली NSS, कौमी दिफाई हिकमत अमली NDS और दिफाई तामीराती प्रोग्राम DBP तश्कील देकर एक अहम कदम उठा दिया है। ये तीनों दस्तावेजात जदीद जापानी सलामती और दिफाई ढांचे की बुनियाद बन गई हैं। मजीद तोसी के लिए जापान ने दिसंबर 2022 में अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियां की हैं और जापान को पहले एक चैलेंज और फिर खतरा करार दे दिया है। इन पॉलिसी तब्दीलियों के नतीजे में जापान ने अपनी फौजी तामीर में भारी सरमाकारी शुरू कर रखी है। मिसाल के तौर पर 2024 में जापान ने तकरीबन $50 अरब मुख्तस किए और 2026 के लिए $63 अरब मुख्तस करने की मंसूबा बंदी की है। हदफ यह है कि 2027 तक दिफाई बजट को GDP के 2% तक बढ़ाया जाए। दिफाई अखराजात का जायजा लेने से मालूम होता है कि जापान ने $6 अरब स्टैंड ऑफ डिफेंस के लिए रखे हैं, जिसके तहत दूर मार हमलों की सलाहियत बढ़ाने के लिए लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल जैसे कि टॉम हॉक क्रूज मिसाइल खरीदे जाएंगे। जापान 2027 तक $2.35 अरब मालियत के 400 टॉम हॉक मिसाइल खरीदेगा, जिनकी रेंज 1600 किलोमीटर बताई जाती है। जापान $3 अरब मिसाइल, दिफाई निजाम, इंटरसेप्टर्स और मोबाइल रेडार सिस्टम की तरक्की पर भी खर्च करने का इरादा रखता है। जापान मुतअद्दिद बहरी जहाज से चलने वाले UAVs, छोटे जहाजों पर इस्तेमाल होने वाले UAVs और मल्टी रोल बगैर पायलट समुद्री गाड़ियां भी हासिल कर रहा है, ताकि उसकी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स मजबूत हो सके। जापानी बहरिया ने एक नई आबदोज मंसूबे पर $816 मिलियन की सरमायाकारी की है और आबदोज से फायर होने वाले नए मिसाइल भी हासिल किए जाएंगे। इसी तरह एक नई मल्टी रोल फ्रैगेट की ताबीर पर तकरीबन $714 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं।